हाय, चलिए समय में कुछ पीछे चलते हैं। ये वक्त है अक्टूबर 1956 का। पहली बार भारत को आज़ादी देने के यूके के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली आए हैं भारत, और उनका स्वागत कर रहे हैं गवर्नर भारत के, जिनका नाम है फणिभूषण चक्रवर्ती। बातों ही बातों में फणिभूषण चक्रवर्ती जी ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि भारत को आज़ादी देने के तो कई कारण थे, उनमें से महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम का कितना योगदान था। तो एटली का एक ही जवाब आया, मिनिमल, यानी कि बहुत ही कम। अब आप सब ये जानते होंगे या ये सोचते होंगे कि हिटलर और महात्मा गांधी जैसे लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है अंग्रेजों से, पर उस समय एटली ने साफ साफ बता दिया कि वो और अंग्रेजी शासन अगर किसी से डरता था आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद भी, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए समय में कुछ और पीछे चलते हैं। अब समय है 19वीं शताब्दी खत्म होने को है। भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज है। कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, कोई आज़ादी के आंदोलन नहीं हो रहे हैं। और यही समय था जब उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1896 को भारत माता का एक लाल जन्म लेता है, जिसकी माँ का नाम प्रभावती दत्त होता है और पिता का नाम जानकीनाथ बोस होता है। उस लड़के का नाम होता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके माता पिता से बढ़कर थी भारत माता। यही तो कारण था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम टॉप करने के बाद भी उन्होंने नौकरशाही को लात मार दी और भारत को आज़ाद करने की तरफ अपने युद्ध का आगोश कर दिया। बचपन से ही बोस कहीं भी अगर ब्रिटिशों का अत्याचार देखते थे तो तुरंत उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे देते थे। यही एक बात थी जो गांधी जी और बोस में अलग थी। गांधी जी को आज़ादी चाहिए थी अहिंसा के मार्ग पर चल के, और बोस जानते थे कि इस मार्ग पर आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली है, और इसी के चलते बोस ने अपने रास्तों को अलग कर लिया। अब बोस को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। वो कहते थे कि आज़ादी कैसे भी मिले मुझे मंजूर है, चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े। इसी के चलते उन्होंने एक नीति को इस्तेमाल में लाया, जिसके कारण दुश्मन का दुश्मन दोस्त समझते हुए उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिला लिया। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने देश हित के तरफ ही काम किया। इसी के कारण वो 11 बार जेल जा चुके थे, और 11वीं बार उन्हें भनक लग चुकी थी कि अब ब्रिटिश उन्हें मरवा देंगे। साजिशें होने लग रही थी और उन्हें इस चीज़ की खबर लग चुकी थी। इसी कारण 11वीं बार वो जेल से निकलते ही अंडरग्राउंड हो गए। कांग्रेस के साथ साथ अंग्रेजों को भी चिंता होने लगी कि गए तो आखिर बोस गए कहाँ। और 1941 में उनकी भाई की मदद से सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते रशिया पहुंच गए। रशिया में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई जोसेफ स्टैनली के साथ। जोसेफ स्टैनली को बोस ने कहा कि आपका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, और इसी नाते हम दोस्त हुए, तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर स्टैनली ने बोस को जर्मन करेंसी दी और उन्हें जर्मनी जाने की सलाह दी, जहाँ पे बोस हिटलर से मिलने वाले थे। हिटलर तैयार हो गया मदद करने के लिए, तो हिटलर ने रेफ्यूजीज दिए। बोस देश से दूर रहकर भी देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद सेना, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी या INA भी कहते हैं, वो बनाने में लग गए।
अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध कैदी, जितने भी भारतीय युद्ध कैदी थे उन्हें छुड़ाकर अपनी फौज में जोड़ने लगे और ये पूरी दुनिया से फौज में जोड़ने के लिए युद्ध कैदियों को इकट्ठा करने लगे। ऐसे करते करते एक समय आया जब आज़ाद हिंद सेना में 55,000 सशस्त्र सैनिक थे और अब ये टाइम आ चुका था कि वो बर्लिन के रेडियो स्टेशन से कहते हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही पूरे देशवासियों में खुशी की एक बहुत ही तेज़ लहर दौड़ने लगती है और अंग्रेज़ी शासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब समय आ गया था युद्ध घोष का और वो जर्मनी से पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए बोस जर्मनी से जापान गए। जापान ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और यहाँ तक कि ये तक कह डाला कि सुभाष चंद्र बोस जापान के छोटे भाई हैं और उनकी मदद में कुछ भी कर सकता है जापान। और 16 जून 1943 को जापान के पीएम जनरल टोजो ने पार्लियामेंट में कहा कि भारत की आज़ादी के लिए जापान जो भी कर सकता है वो मदद करेगा। इसी के साथ साथ जापान और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक वॉर प्लान तैयार किया। उसके हिसाब से आज़ाद हिंद सेना और जापानी फोर्स म्यांमार के रास्ते अंग्रेज़ों पर अटैक करेगी और उन्हें खदेड़ देगी, भारत को आज़ाद कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने हर एक चीज़ का रोड मैप बनाया था आज़ाद भारत के लिए कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत में पुलिस कैसी होगी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, भारत में गरीबों को उत्थान करने के लिए, गरीबों को उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। ये हर एक चीज़ सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही सोच के रखा था। एक तरफ जर्मनी के हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जिसके कारण जर्मन सेना ने मित्र देशों के सामने सरेंडर कर दिया और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर जापानी सैनिक लड़ रहे थे। उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिरा के उनकी कमर ही तोड़ दी, जिसके कारण जापान जो आज़ाद हिंद सेना की मदद करने वाला था वो पीछे हट गया। ये खबर बहुत ही बुरी थी। इस चीज़ को सुभाष चंद्र बोस पचा नहीं पा रहे थे। वो वापस ब्रह्मदेश गए और 24 अगस्त 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि इन्फाल सैन्य कार्रवाई रद्द की गई है। फिर भी जितने भी भारतीय हैं वो अपनी लड़ाई को जारी रखें। और ये सुनते ही जितने भी भारतीय फौजें थी सब ने विद्रोह कर दिया, सब ने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अब हम अंग्रेज़ों के लिए लड़ेंगे ही नहीं। और ये तो कम था कि भारतीय नेवी ने, जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी, उन्होंने अपने शिप्स पे और अपने सेंटर पे सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो तक लगा डाली थी। ये देखकर अंग्रेज डर चुके थे और उन्हें पता चल गया था कि भारत में अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और यही एक मात्र कारण था जिसकी डर से उन्होंने भारत को जल्द से जल्द आज़ादी दे दी। जिस समय जापान पर एटम बम गिरा उस समय सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे और वहाँ पर एक हफ्ते रुकने के बाद वहाँ से वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुँचे। बैंकॉक ही था जहाँ पर आज़ाद हिंद सेना का मुख्य कार्यालय था। उनके मुख्य कार्यालय में जापान के प्रतिनिधि हिजाया तिरुहु आए थे। हिजाया तिरुहु ने कहा कि जापान क्योंकि बैकफुट पर है तो वो इस समय इंडियन नेशनल आर्मी की कोई मदद नहीं कर सकता।
ये मीटिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बेचैन हो गए थे। आज़ाद हिंद सेना के एडीसी रहे कर्नल हबीबुर रहमान ने ये सबको बताया। उसके बाद अगली ही सुबह इंडियन नेशनल आर्मी की प्लेन से वो बैंकॉक गए और वहाँ पर दोपहर को वो वहाँ से वियतनाम के एक सुनसान जगह पर गए। वहाँ पर एक और प्लेन आती है जो जापानीज लेफ्टिनेंट कर्नल इसुदा की थी। इसुदा आते हैं और बोस को कहते हैं कि अब आपको आपकी INA की प्लेन को छोड़कर हमारे जापानीज फाइटर प्लेन में चलना होगा, और वो भी अकेले। बोस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और वो तुरंत ही तैयार हो गए, पर उनके साथ में जो उनके साथी थे वो तैयार नहीं हुए, और इसके कारण बोस ने जापानियों से फिर से बात की और किसी एक साथी को अपने साथ ले जाने की मंजूरी पा गए। वो कर्नल हबीबुर रहमान के पास आते हैं और कहते हैं, कर्नल आपको मेरे साथ चलना है। जब शाम को प्लेन उड़ता है तो वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के काफ़ी लोग होते हैं जो सुभाष चंद्र बोस को विदा करने आए होते हैं। तो अभी तक तो ये स्टोरी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके बहुत सारे चश्मदीद गवाह थे, पर उसके बाद की जो स्टोरी है वो काफ़ी मिस्टीरियस है। कई लोग कई बातें कहते हैं। तो चलिए हम जो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है उसके बेसिस पे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जब वो प्लेन शाम को उड़ती है तो वो दूसरे दिन शाम को वियतनाम के तुरान शहर में लैंड होती है, जहाँ पर रात का खाना और आराम करने के बाद सुबह फिर से प्लेन उड़ती है और दोपहर को 2 बजे ताइवान के ताइपीन शहर में नाश्ता करने के लिए प्लेन रुकती है। नाश्ता होने के बाद रनवे पर प्लेन को जब स्पीड पकड़नी होती है, रफ्तार पकड़नी होती है, तो करीब 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पर प्लेन का लेफ्ट इंजन जलने लगता है और पलक झपकते ही 10,500 किलो की ये प्लेन ज़मीन पर क्रैश हो जाती है, जिसके कारण जापानी लेफ्टिनेंट कर्नल की तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और जनरल हबीबुर रहमान के जो एक पाँव है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नेताजी जिस सीट पर बैठे हैं उसके आगे वाली सीट और नेताजी के ऊपर पूरा का पूरा ईंधन आ जाता है जो प्लेन में टंकी में था। अब कैसे तो उसमें आग लग जाती है और आग के लपटों में नेताजी भी झुलसने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी करके हबीबुर रहमान और नेताजी कैसे कैसे करके उस प्लेन से बाहर आते हैं। फिर भी नेताजी के कपड़े और नेताजी बहुत ही गंदी तरह से जल चुके होते हैं। करीब 10 से 15 मिनट के बीच में ही एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम और फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है और नेताजी और हबीबुर रहमान को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। कहा जाता है कि 3rd डिग्री के बर्न के बाद सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी जापानी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं और ये समाचार जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में फैलता है, अगले ही सुबह इंटरनेशनल मीडिया के कई पत्रकार अस्पताल के बाहर आ जाते हैं और वो सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लेना चाहते हैं। ये सुनते ही कर्नल हबीबुर रहमान ने उन्हें फ़ोटो लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस की शरीर है उस स्थिति में हम फ़ोटो लेने दे ही नहीं सकते, ये बहुत निंदनीय होगा। यहाँ तक की कहानी तो चलिए ठीक थी। फिर उसी शाम वियतनाम में जो साथी थे सुभाष चंद्र बोस के, कर्नल प्रीतम सिंह और देवनाथ, उनसे एक जापानी जासूस मिलता है और कहता है कि जो भी बात आपको बताई जा रही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो सब झूठ है और वो जिंदा है। ये सुनते ही प्रीतम सिंह और देवनाथ के हक्के बक्के उड़ गए थे और वो परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए।
कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस रशिया के साइबेरिया शहर में छुपे हुए थे और ये भी कहा जाता है कि आज़ादी के कुछ वर्ष बाद वो नेपाल के रास्ते भारत में देखे गए थे। एक बार जब उनका चश्मा ख़राब हो गया था तो वो अपने चश्मे को बदलने के लिए जब दुकान में जाते हैं और चश्मे को लगा के जब वो आईने में देखते हैं तो चश्मे की दुकान वाला जब उन्हें देखता है तो वो सीधा दंडवत प्रणाम करता है और कहता है सुभाष चंद्र बोस आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए। और ये सुनकर सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो वो तुरंत वहाँ से फटाफट भाग जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित जब रशिया गई थी तो रशिया से वापस आने के बाद जब वो एक स्पीच दे रही थी उसी बीच में वो ये कहने लगी कि जब मैं रशिया गई थी तो मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके बारे में अगर आप सभी को बता दिया जाए तो आज़ादी से ज़्यादा बड़ी दिवाली आप सब इस दिन को मनाने लगेंगे। और इतना कहते ही पंडित नेहरू ने उन्हें रोक दिया। उनकी मौत का ये रहस्य सुलझाने के लिए कई बार कोशिशें की गई पर वो रहस्य है कि अभी तक नहीं सुलझा है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज हो, कुछ भी पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।